आज हम बात करेंगे कैंसर के विषय। अभी कैंसर इतना वाइड सब्जेक्ट है, पूरा कवर करना मुश्किल है। और हम बात करेंगे सॉलिड ट्यूमर्स। हम ब्लड कैंसर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा सब्जेक्ट अलग रहता है और उसमें प्रिवेंशन का कोई इशू नहीं रहता है। ब्लड कैंसर हम बाकी का जो कैंसर है जिसमें हम अर्ली ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, वो बारे में हम डिस्कस करेंगे, बातें करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तीन चार कैंसर है जो स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर, स्तन के कैंसर, पुरुषों में मुंह के ओरल कैंसर्स। तो ये तीन चार कैंसर के बारे में हम विस्तृत तरीके से बातें करेंगे। सबसे पहले हमें ये मन में से निकालना है कि भी कैंसर मीन्स कैंसल। लोगों को एक बार कैंसर होता है तो काफ़ी डर आ जाता है कि भी अब आगे जाके क्या होगा, और लोग को ऐसा लगता है कि हमारा एंड आ गया। ऐसा नहीं रहता है। कैंसर डजंट मीन एंड ऑफ द लाइफ। सब डिपेंड ये होता है कि कैसे अपना ट्रीटमेंट करें। सो उस पर ही हम ये जंग जीत सकते हैं कैंसर के सामने। तो सबसे पहले कैंसर क्या है? लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि भी कैंसर, एक दूसरे को इन्फेक्शन लग सकता है कि नहीं। कई लोग आके पूछते हैं कि भाई पिताजी को कैंसर हुआ है तो मेरे बेटे उसके साथ में बैठ के खेलता है तो उसे अलग रखे या उसके साथ खेलने दे। तो कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कभी भी पास ऑन नहीं होता है। अपने खुद के कोश मतलब सेल्स, बॉडी के जो कोश रहते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं हमारे बॉडी में। आप देखेंगे कि ये चमड़ी पे चमड़ी है तो आप ये सोचते होंगे कि ये चमड़ी मेरे 50 साल से वही का वही है। ऐसा नहीं है। वो ऊपर का लेयर निकलता जाता है, नीचे से नया लेयर बनता जाता है। सो देयर इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि भी अपने बॉडी के सेल्स जो पुराने हैं निकलते हैं और नए बनते हैं। तो ये एक मैकेनिज्म है जो बॉडी रेगुलेट करता है। जैसे गवर्नमेंट रहती है तो गवर्नेंस करता है, और गवर्नेंस निकल गया तो उसका प्रॉब्लम होता है। तो वही हिसाब से आपके बॉडी का सेल्स जो रहता है, कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है, वो कोई कुछ हिसाब से कोई कारण से डैमेज हो जाता है तो वो पर्टिकुलर कोश मल्टीप्लाई होने लगते हैं और उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता है। तो वो जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा बाकी के नॉर्मल जो अवयव है उसको डैमेज करता है। सो कैंसर इज अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ बॉडी सेल्स। अपने खुद के बॉडी के सेल्स अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन बढ़ते रहते हैं। सो सबसे महत्व का ये है कि कैंसर में आप कैंसर पेशेंट्स को उसे कपड़े अलग करो, उसके बर्तन अलग करो, उसका खाने पीने का अलग करो, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कैंसर पेशेंट नीड्स अ मॉरल सपोर्ट। जितना प्यार देंगे आप घर में बाकी के सदस्य जितने उसको हूंफ देंगे उतना ही पॉजिटिविटी रहेगा तो जल्दी रिकवर करेगा कैंसर से। हर कैंसर प्रिवेंट नहीं हो सकता है, लेकिन कई कैंसर ऐसे रहते हैं कि जो हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल से। सो कैंसर प्रिवेंशन तो है ही है इम्पोर्टेंट, लेकिन इससे इम्पोर्टेंट ये भी है कि भी डायग्नोस अर्ली हो, जल्दी टाइम से उसका डायग्नोस हो और उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से हो। सो मोर इम्पोर्टेंट इज अवेयरनेस एंड स्क्रीनिंग ऑफ द कैंसर। कई बार हम लोग देखते हैं कि पेशेंट आता है फर्स्ट स्टेज में, फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमको ये अंग्रेजी दवा सूट नहीं करती है या हमें ये सर्जरी नहीं करानी है, तो फिर वो कुछ यूरिन थेरापी, नेचुरल थेरापी, आयुर्वेदिक थेरापी सब चले जाते हैं जो उनका साइंटिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। और फिर 4-5-6 महीने के बाद आते हैं तभी कैंसर काफ़ी बढ़ चुका होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक बार कैंसर डायग्नोस हुआ तो उसका सही तरह से साइंटिफिक ट्रीटमेंट करना जरूरी है। कई बार सर्जरी की बात आती है तो पेशेंट डर जाता है, लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि ये उसके
लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए ही सर्जरी है। बॉडी में थोड़ा बहुत कुछ फंक्शन, बॉडी का कुछ डैमेज हो सकता है, लेकिन ओवरऑल लाइफ बढ़ सकती है। सो इसके लिए कैंसर का जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपी हो या सर्जरी हो या जो भी है, वही कराना चाहिए। और डर के ये फिर नेचुरल थेरापी, यूरिन थेरापी सब करने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उससे अपने को नुकसान ज़्यादा होता है। सो कैंसर का अभी जैसे दीदी ने बताया कि भाई WHO बोल रही थी कि भी विदाउट इलनेस हो जाएगा, उसके बदले अभी इलनेस बढ़ रही है, तो कैंसर का भी ऐसा ही है। 1990 में हर साल 80 लाख नए कैंसर पेशेंट्स पूरी दुनिया में होते थे। अभी 2020 में ये नंबर पहुंच गया 1 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 20-30 लाख उससे बढ़ गया। और आज का दिन अभी इंडिया में क्या परिस्थिति है, एट एनी गिवन टाइम कभी भी आप देखो तो 20-25 लाख से ज़्यादा कैंसर के मरीज है एट एनी गिवन टाइम। सो मान लो 25 लाख मतलब क्या, बलसार नवसारी दो इकट्ठे करो, उतना बड़ा पॉपुलेशन अपना कैंसर के मरीज है। और उसमें से ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट ऐसे हैं जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं बाय आवर लाइफस्टाइल। तो 2020 में हर साल 14 लाख मतलब 14 लाख नए पेशेंट्स आते थे, उसके बदले अभी एक्सपेक्टेड ये है कि बाई 2025 15 से 16 लाख पॉपुलेशन हो जाएगी, बढ़ेगी। और अभी अपनी इंडिया की पॉपुलेशन, कैंसर पॉपुलेशन 27 लाख है, और 13 लाख पॉपुलेशन हर साल नए पेशेंट आते हैं, और 8 से 8.5 लाख दर्दी के मृत्यु होती है। सो आप समझ सकते हैं कि कैंसर का कितना प्रीवेलेंस बढ़ रहा है। जो पहले था आज से 10 साल पहले, उससे ज़्यादा कई ज़्यादा हो गया। और उसमें 3-4 कैंसर है जो ऑलमोस्ट 40-45% के हिस्सेदार है। स्तन कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें ऑलमोस्ट मान लो 100 कैंसर आप देखो तो उसमें से 14% ब्रेस्ट कैंसर रहते हैं। मुंह के कैंसर, गले का कैंसर मिला के 10% रहता है। और बच्चेदानी का कैंसर जो सर्विक्स कैंसर बोलते हैं, वो 8 से 10% रहता है। तो ये जो कैंसर है ऑलमोस्ट 40% ऐसे है कि जो हम अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। बाई 2025 या 2030 ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हर 9 व्यक्ति में एक व्यक्ति को कैंसर होगा इन आवर कंट्री। सो आप समझ सकते हैं कि कितना जल्दी ये बढ़ रहा है कैंसर का। तो अपनी कौन सी लाइफस्टाइल या डाइट है जिसके कारण ये प्रॉब्लम है। एक्सेस फैट, आजकल जो जंक फूड बढ़ रहा है, रेडी फूड जो रहता है, वो हाई कैलोरी, जो हाई कैलोरी इनटेक रहता है, हाई फैट डाइट, उसकी वजह से रहता है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो उसमें आंत के कैंसर होते हैं। और सबसे बुरी चीज़ तो ये है तंबाकू। तंबाकू खाना या सिगरेट स्मोकिंग के हिसाब से दोनों में उतना ही डेंजरस है। और ओबेसिटी, जितना ज़्यादा वेट उतना ज़्यादा रिस्क आपको कैंसर होने का। अभी उसमें कौन सा कैंसर होता है वो आप बाद में देखेंगे अपने। तो स्तन कैंसर का एक कारण ये है कि जो स्त्रियों का वेट ज़्यादा हो या यंग एज से ही हैवी वेट हो, उनका डाइट में काफ़ी हाई कैलोरी फूड हो, तो उसको स्तन कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। जो लोग मीट खाते, मटन खाते, नॉनवेज खाते हैं, उसमें आंत के कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। और जो स्त्रियों का वेट बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ है, तो उनको यूट्रस के ऊपर के हिस्से, यूट्रस का नॉर्मल जो बच्चेदानी ही रहता है उसमें 2 पार्ट रहता है। एक ऊपर का पार्ट जो अपने को दिखता नहीं है, बॉडी के अंदर रहता है, जिसको बॉडी ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। दूसरा सर्विक्स है जो गर्भाशय या बच्चेदानी का मुख बोलते हैं, जो बाहर से दिखता है। तो जो
ऊपर का हिस्सा रहता है उसमें गर्भाशय का कैंसर, जो लोग को डायबिटीज हो और ज़्यादा वेट हो, ओबेसिटी हो, उन लोग को होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। सो कैसे ब्रॉड कैसे प्रिवेंशन है? कंप्लीट प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन टॉबैको मतलब ये तंबाकू, सिगरेट बंद रखो, दारू नहीं पीना, हरी सब्जियां ज़्यादा लेना, तो ये से कई अंश अपना प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि भी स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए आपको क्या क्या जानना है कि जो डेंजर सिग्नल्स क्या है। तो डेंजर सिग्नल्स ये है, कोई भी मुंह में या किधर भी जख्म हो जो 10-15 दिन 20 दिन में ट्रीटमेंट के बाद सही नहीं होता है, तो उसका जांच कराना चाहिए, बायोप्सी कराना चाहिए। खांसी आती है आपको, 15-20 दिन एंटीबायोटिक लिया, ठीक नहीं हुआ, और बुखार नहीं है, बुखार के बिना खांसी आ रही है, स्पेशली जो स्मोक करते हैं तो उनको चेकअप करना जरूरी है, क्योंकि फेफड़े का कैंसर हो सकता है, स्वर पेटी गले का कैंसर हो सकता है। मान लो आपको खाने में दिक्कत आती है, कल तक आप आराम से खाना खा रहे थे, रोटी सब्जी, आज खाना खाने के लिए थोड़ा पानी का सहारा लेना पड़ता है, पानी निगलने के बाद ही वो रोटी सब्जी नीचे जाती है, तो अन्न नली में कुछ गड़बड़ है, वो आपको सोचना चाहिए। आपका वेट लॉस हो, सडनली वेट लॉस, कई लोगों का 2-3 महीने में 7-8 किलो कम हो जाता है, या आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है, आपको थकान महसूस होती है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन होने से थकान महसूस होती है, तो ये सब आपको देखना है कि आंत का कैंसर होने का रिस्क रहता है। आप रेगुलर बॉयल हैबिट से, मतलब रोज सुबह पॉटी ठीक तरह से आती है और अभी कब्जी शुरू हो गई, तो सोचने का कि कोई आंत में गड़बड़ है, तो वो चेक कराना चाहिए। संभोग के बाद जो स्त्रियों को खून निकलता है, तो उनका चेक कराना चाहिए कि भाई वो गर्भाशय में कुछ कैंसर का पॉसिबिलिटी है या कुछ गड़बड़ है। या आपका मेंसेस के बीच में, आज साइकिल खत्म हुई, 1 महीने के बाद साइकिल आएगी, वो बीच में भी ब्लीडिंग होता रहता है, तो कुछ प्रॉब्लम है, आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे कॉमन कैंसर पुरुषों में है मुंह के, गले का और फेफड़ों का, स्त्रियों में है स्तन का और गर्भाशय का। तो आज से 20-25 साल पहले ऐसा था कि गर्भाशय का कैंसर ऑलमोस्ट 30% था, अभी ये कम हुआ है, उसके बदले ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन का कैंसर बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 30% स्तन का कैंसर हो गया है। तो स्तन का कैंसर देखते हैं तो वेस्टर्न कंट्री में, यूएसए में वगैरह में, हर 1 लाख व्यक्ति में से 100 लोग को, 100 स्त्रियों को कैंसर होगा। इंडिया में अभी ये 20-22 तक है, लेकिन अभी जब डिवाइड करें कि भी गांव की स्त्रियों और शहर की स्त्रियों, ऐसा अर्बन पॉपुलेशन डिवाइड करें, तो शहर में हर 1 लाख स्त्रियों में से 65 लोग को ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क है। ये रिस्क शहर में क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अपना लाइफस्टाइल अलग है, गांव वाले का लाइफस्टाइल अलग है, अपना खाना पीना ओबेसिटी वाला, चर्बी वाला खाना ज़्यादा खाते हैं और जंक फूड ज़्यादा खाती है स्त्रियों, और उससे प्रॉब्लम बढ़ रहा है। वही एक ही चीज़ नहीं है, लेकिन अभी हम लोग यंग पेशेंट में देख रहे हैं। आज से 20-25 साल पहले हम लोग देखते थे कि स्तन कैंसर स्त्रियों में 40, 45, 50 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कई स्त्रियों 30-35 साल की कम उम्र में क्यों होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये एज ग्रुप है 35 से 50। 35 से 50 ऐसा एज ग्रुप है जिधर आपको 1-2 बच्चे हुए और आप फैमिली स्टेबिलाइज कर रहे हो। स्त्री फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट पिलर है, वो अगर चला गया है तो पूरा फैमिली बिखर जाता है। तो वो हिसाब से ये इम्पोर्टेंट एज ग्रुप है 35 से 50 में, जिसमें ऑलमोस्ट 35 से 40% पेशेंट्स ये ग्रुप में आती है, यंग फीमेल पेशेंट्स में। और आजकल तो फीमेल्स प्रोफेशनल भी एक्टिव रहती है, तो ये पीक अप एक्टिविटी में आपको कैंसर होने का रिस्क बढ़ रहा है अभी। तो स्तन कैंसर में पॉसिबिलिटी क्या है? आपको एक तो फैमिली हिस्ट्री हो सकता है, आपको हेरिडिटरी ट्रांसमिट होता है, मदर को हो तो बेटी को होने का रिस्क रहता है, बुआ को हो तो होने का रिस्क रहता है, और बाकी का है जो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। तो किसको हो सकता है? पहले ऐसे था कि भाई 40-45 उम्र के बाद कैंसर होता है, ऐसा नहीं है। अभी हमने देखा है
25 साल की उम्र की लड़कियों के भी स्तन कैंसर देखा हुआ है। सो अभी 20-22 साल के बाद कभी भी हो सकता है। जो स्त्रियों कम बच्चे हो या बच्चे नहीं हो या बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ठीक तरह से नहीं करवाया, आइडियली ऐसा है कि भी आपको 2 बच्चे मिनिमम और दोनों बच्चे को 1-1 साल तक कंप्लीट ब्रेस्ट फीडिंग करवाया हो, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर के सामने काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है। लेकिन आजकल की लड़कियों प्रोफेशनल ज़्यादा रहती है, तो डिलीवरी हुई 3-4 महीना में बच्चे को टॉप फीड पे लगाती है और फिर वो काम पे लग जाती है। तो वही वजह से ये सब यंग पेशेंट में भी कैंसर अभी यंग स्त्रियों में देखना मिलता है। सो अपने हाथ में जो प्रिवेंशन करते हैं यही है कि भाई बच्चे रखो, ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, एक्सेसिव कैलोरी वाला खाना मत खाओ। बाकी के जो अपने हाथ में नहीं है वो जेनेटिक ट्रांसमिशन है। और जो स्त्रियों को एक बार ब्रेस्ट कैंसर हो तो उसको दोबारा होने का रिस्क 8 to 10% रहता है, 8 से 10% रहता है। तो आपको चौकन्ना रहना है। ऐसा नहीं कि भी एक बार मेरा ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो मेरे हिस्से का दुख हो गया, अभी दूसरी बार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो पेशेंट को होता है उसको 8 to 10% दोबारा ऑपोजिट ब्रेस्ट पे होने का रिस्क हमेशा रहता है। और जो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट टाइम भी हुआ, जिसको लेस देन 40 इयर्स में हुआ, मतलब जो पेशेंट है 30-35 साल की उम्र में हुई, तो वो फैमिली में बाकी की स्त्रियों को होने का रिस्क और बढ़ जाता है। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले है ब्रेस्ट में कुछ गठान जैसा लगे, सडनली आपको फील हुआ कि आज कुछ नहीं था और सडनली कुछ गठान जैसा हो, तो वो आपको चेक कराना है। हर गठान कैंसर की हो ऐसी नहीं है, सादी गठान भी होती है, लेकिन कैंसर की है या सादी है वो जांच कराना कंपलसरी है। या निपल में से ब्लीडिंग हो, कई स्त्री हमारे पास आती है कि सब मेरे को डिस्चार्ज बहुत होता है निपल में से, तो हर डिस्चार्ज निपल में से कैंसर नहीं रहता है। आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, इसके लिए दूध की नली बड़ी हो जाती है और उसके बाद उसमें थोड़े थोड़े सिक्रीशंस आते हैं पानी जैसा, तो जो सफ़ेद पानी जैसा जिसको आता है उससे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो कैंसर उसमें नहीं रहता है। लेकिन जब भी ब्लड निकले तो आपको चिंतित रहना चाहिए कि उसमें कुछ गठान होने का रहता है और दूध की नली के अंदर गठान रहती है और उसमें से ब्लीडिंग होता है और फिर निपल में से बाहर आता है, तो चेक कराना जरूरी है। सडनली साइज या शेप ऑफ द ब्रेस्ट चेंज हो, आप हमेशा नहाते हैं तभी मिरर में देखना चाहिए कि आपका ब्रेस्ट का शेप कैसा है, साइज कैसा है। सडनली आपको लगे कुछ ब्रेस्ट का साइज या शेप अलग हुआ तो आपको चेक कराना चाहिए, क्योंकि गठान की वजह से शेप चेंज हो जाता है या कभी कभी ऐसा ऊपर खींच जाता है। कई बार निपल अंदर चली जाती है और उस पर खून निकलता है। कई लोग हमने देखा है कि मेडिकल स्टोर के वाले के पास जाते हैं और फिर कुछ ऑइंटमेंट ले लेते हैं, एंटीबायोटिक घर में सोफ्रामाइसिन पड़ा हो तो सोफ्रामाइसिन लगाते हैं, नियोस्प्रिन लगाते हैं, 1.5-2 महीने ऐसे चलाते हैं और फिर बाद में आते हैं। ऐसा नहीं है, कुछ भी निपल पे भी ब्लीडिंग हो, कुछ भी छाले जैसा हो तो तुरंत चेक कराना चाहिए कि भी ये कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है ना। जैसे कई बार सूजन हो जाती है, एकदम लाल सा हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी लेट स्टेज में होता है, तो उसके पहले आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये मैं जो बोला कि शेप अलग हो जाता है, लेवल अलग हो जाता है, तो ये आपको देखना है कि भी सडनली ये ऊपर क्यों चला गया है, गठान की वजह से ऐसा खींच जाता है, कड़क हो जाता है, तो ये निपल का लेवल आपको देखो कि अलग हो गया, शेप अलग हो गया है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए आपको। सो प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है, मतलब प्रिवेंशन से इम्पोर्टेंट है अर्ली डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या करना, हर स्त्री को अपनी ब्रेस्ट ठीक तरह से हर महीने चेक करना चाहिए। कभी करना चाहिए, जिन लोग को मेंसेस आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो मेंसेस चली जाए उसके 1 हफ्ते या 10 दिन बाद करना चाहिए, क्योंकि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आने का बाकी है, मेंसेस आना है, तभी ब्रेस्ट हमेशा फूला हुआ रहता है और ब्रेस्ट हैवी हो जाता है, तो तभी छोटी छोटी गठान पकड़ना मुश्किल है। इसके लिए एक बार आपका मेंसेस चला जाए उसके हफ्ते 10 दिन बाद आपको चेक करना इम्पोर्टेंट है। मान लो जिसका मेनोपॉज आ गया, आपका मेंसेस चला गया, मतलब 45-50 एज के बाद, तो अब
कोई भी एक तारीख फिक्स कर लो, मान लो हर महीने की पहली तारीख को ठीक तरह से आपको ब्रेस्ट एग्जामिन करना, तो हर पहली तारीख को आपके लिए अपने लिए 20 मिनट 15 मिनट निकालना है और ब्रेस्ट अच्छी तरह से चेक करना है खुद से। दूसरा है कि आफ्टर द एज ऑफ 30-35 साल में एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट या कोई डॉक्टर के पास से जाके ब्रेस्ट चेक कराना है। कई बार छोटी छोटी गठन आपको नहीं फील होगी और डॉक्टर को जो रेगुलर चेकअप करते हैं उनको पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। दूसरा मैमोग्राम कराना है, एक्सरे मैमोग्राम, तो कभी कराना है। नॉर्मली 40 से 45 साल की उम्र के बाद हम लोग एडवाइस करते हैं, लेकिन जो फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस ज़्यादा है तो उन लोग को 35 इयर्स के बाद हर 2 साल में एक बार एक्सरे मैमोग्राम करवाना चाहिए। तो ये ब्रेस्ट कैसे एग्जामिन करते हैं आप खुद, तो ये ऐसे दिखाता है कि मिरर के सामने खड़े रह जाओ, आप देखो कि लेवल बराबर है, ठीक है कि नहीं। हाथ ऊपर करो तो दोनों निपल का लेवल ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। हाथ ऊपर करने से मान लो एक निपल नीचे काफ़ी है और दूसरा ऊपर हो गया तो कुछ प्रॉब्लम है। आप लेट के बैक के पीछे पिलो लगाओ तो ब्रेस्ट उतना प्रोमिनेंट होगा, तो छोटी छोटी गठन आराम से आपको फील होगी। ठीक है, तो ये कैसे एग्जामिन करना है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। खाली ऐसे कर लेंगे तो कई बार पता नहीं चलता है, तो इसके लिए आप अपने लिए 10 मिनट निकालना चाहिए और खुद की ब्रेस्ट एग्जामिन करना चाहिए। और मैमोग्राम करने का क्या है कि ये मैमोग्राम बहुत सिंपल चीज़ है। वो मशीन 2 प्लेट के बीच में मैमोग्राम ब्रेस्ट प्रेस होती है और एक्सरे होता है। अभी मैमोग्राम करना क्यों इम्पोर्टेंट है? हर कैंसर गठन के रूप में नहीं रहती है। कई बार छोटे छोटे सेल्स ऐसा वाइट स्पॉट्स जैसे दिखते होंगे शायद आपको, तो ये वाइट स्पॉट जैसे है तो उसको जो कैल्शियम डिपॉजिट्स कहते हैं। तो कई बार गठन की वजह बदले ये खाली कैल्शियम स्पॉट जैसा दिखता है और ये हमेशा फील नहीं होता है, वो एक्सरे में ही दिखता है और इसका बायोप्सी करना जरूरी रहता है। जैसे मैमोग्राम ये नॉर्मल है और ये कैंसर वाला है, तो ये सब एक्सरे में हर 2 साल करने से इम्पोर्टेंट यही है कि आपको कैंसर जल्दी डायग्नोस हो। और इम्पोर्टेंट क्या है, क्यों जल्दी करना है? क्योंकि स्टेज 1 कैंसर में अगर हुआ तो आपका सर्वाइवल ऑलमोस्ट 95 to 98% सर्वाइवल है। मान लो ये आप डिले किया और स्टेज 2 में गया तो आपका सर्वाइवल ड्रॉप होता है 95 से सीधा 80% आ जाता है, 80% ड्रॉप हो जाता है। क्योंकि और स्टेज 2 में गठन थोड़ी बड़ी रहती है, 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, और थोड़ी बगल में भी गठन पहुंच जाती है, तो ये स्प्रेड होने का रिस्क रहता है। आपने अभी भी देरी की, अभी भी आप नेचुरल थेरापी चलते रहे, कुछ ना कुछ दवाई खाते रहे और कैंसर बढ़ता रहा है, स्टेज 3 में चला गया, तो ये सर्वाइवल आपका 60% ड्रॉप हो जाएगा। मान लो ये फर्स्ट स्टेज में 95% क्योर होता है, उसके बदले 65% तक आपका ड्रॉप हो जाएगा। और अभी भी आपने डिले किया तो ये लंग्स में, लीवर में, सब में स्प्रेड हो सकता है, तो आपका सर्वाइवल लेस देन 30%, हार्डली 20-25% सर्वाइवल होता है। तो ये आपको ये से ही पता चलना चाहिए कि आपको फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में डायग्नोस करना इम्पोर्टेंट क्यों है। मान लो फर्स्ट स्टेज में 95% क्योर है और थर्ड स्टेज में 60% ड्रॉप हो जाता है और फोर्थ स्टेज में तो लेस देन 25% हो जाता है। सो डायग्नोस जल्दी करो स्क्रीनिंग से और ट्रीटमेंट जल्दी करो। हम आज भी ये परिस्थिति में पेशेंट को देखते हैं, फोर्थ स्टेज में पेशेंट खुद ट्रीटमेंट करते हैं या फिर वो स्त्री शर्म की वजह से घर में बाकी लोग को बोलते नहीं है और गठन बढ़ता जाता है। सबसे प्रॉब्लम भारत देश में यही है कि स्त्री लोग काफ़ी झिझकते हैं, शर्माते हैं, फैमिली मेम्बर को बताते नहीं है कि भाई मेरे को कुछ हुआ है, डॉक्टर को दिखाना है। और स्पेशली जो 50, 55, 60 इयर्स की जो महिलाएं रहती है वो कुछ न कुछ डर की वजह से दिखाते नहीं और फिर ये स्टेज में आते हैं जब उसका ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है। तो डायग्नोस करने के लिए क्या करना है? मैमोग्राम और बायोप्सी। नॉर्मली बायोप्सी एक नीडल से होती है इसमें, और उसमें डायग्नोस होता है और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट होती है कि क्या करना है। और जो आगे मैंने दिखाया कि जो कैल्शियम के स्पॉट्स है
जो ट्यूमर दिखता नहीं है, ये वाला जो आपको फील नहीं होता है, तो उसका बायोप्सी कैसे करेंगे? तो उसका बायोप्सी करने का अलग तरीका रहता है कि जिधर भी कैल्शियम स्पॉट्स है उधर वो लोग वायर डाल के देते हैं और फिर उधर से पूरा टिश्यू निकालो और उसका बायोप्सी कर लेते हैं। तो ये है मेमोग्राम पे रखते हैं पेशेंट को, फिर एक नीडल डाल देते हैं, नीडल के जरिए एक वायर डालते हैं, आपको वायर दिखेगा उधर से, और ये वायर जो कैल्शियम के स्पॉट्स है उसके आजू बाजू का टिश्यू पूरा निकाल के फिर लेबोरेटरी में जाता है। लेबोरेटरी में भेजने के पहले एक्सरे करके कंफर्म किया जाता है कि ये कैल्शियम के स्पॉट्स इधर है, वो कंप्लीट निकल गया है, और उसके बाद उसका डायग्नोस होता है। तो और नया इन्वेस्टिगेशन मेथड क्या है? एमआरआई, पेट स्कैन। तो एमआरआई किसको जरूरत है? जो अब तक देखा वो एक्सरे मेमोग्राम था, एमआरआई किसको जरूरत है? एमआरआई हमेशा यंग पेशेंट है, मान लो एज ऑफ 30-35, तो उन लोग की ब्रेस्ट थोड़ी फर्म रहती है, कड़क रहती है। 55-60 एज में ब्रेस्ट एकदम सॉफ्ट हो जाती है, तो सॉफ्ट लूज ब्रेस्ट में एक्सरे में आराम से सब दिखता है। यंग पेशेंट में कई बार छोटे स्पॉट जो डाउटफुल है नहीं दिखता है, तो उसके लिए एमआरआई करना जरूरी है कि ये स्पॉट्स है छोटे छोटे, और यंग पेशेंट में ये इधर से दिखेगा आपको। और पेट स्कैन क्या है? पेट स्कैन में कई बार ऐसा है कि अपना गठान है वो कैंसर का है या नहीं है वो डाउट जाता है, तो पेट स्कैन करने से क्या होता है कि पेट स्कैन में पिकअप हो जाता है, एक पर्टिकुलर डाई रहती है, तो ये डाई ऐसा पिकअप हुआ तो अपने को समझ में आता भी ये कैंसर का गठान है। जैसे पहले देखा तो एक गठान इधर है, एक गठान इधर है, मतलब दोनों कैंसर की है या नहीं है, तो पेट स्कैन में दिखेगी कि एक ही पिकअप हुई है, एक ही है, तो दूसरा जो इधर था उसमें कैंसर नहीं है, वो प्लेन वाला है। तो ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट क्या है? सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। तो वो कौन सी स्टेज में है उस पर डिपेंड होता है। अर्ली स्टेज में पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत नहीं रहती है, और इसीलिए हमको चाहिए कि भी पेशेंट अर्ली स्टेज में आए ताकि पूरा ब्रेस्ट निकालने की जरूरत ना हो। 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर की गठान है तो खाली उतना एरिया ही निकाल लो, जरूरत पड़े तो उसको प्लास्टिक सर्जरी भी कर सकते हैं, लेकिन गठान बड़ी हो तो फिर पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है। जैसे ये है, इसमें गठान 1-1.5 सेंटीमीटर का है, थोड़ा टिश्यू निकाल लिया, बगल की गठान निकाल ली, अपना ट्रीटमेंट हो गया, ब्रेस्ट भी बच गया और शेप बच गया। मान लो थोड़ा बड़ी गठान है तो और ज़्यादा टिश्यू लेना है, और पेशेंट को फिर भी चाहिए कि नहीं मेरे को ब्रेस्ट बचाना है, क्योंकि ब्रेस्ट एज अ डॉक्टर या कई फैमिली मेंबर में हमने देखा है पुरुष आके बोलते हैं नहीं नहीं सर ब्रेस्ट निकाल दो, हमको कुछ रिस्क नहीं चाहिए। बट स्त्रियों के लिए ब्रेस्ट एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, उनको साइकोलॉजिकल भी इतना ही इफेक्ट करता है। मान लो पूरा ब्रेस्ट निकाल दिया तो काफ़ी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, और आजकल 30-35 ईयर्स वाली वो जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमती है, उसको बोलो पूरा ब्रेस्ट निकाल दो, तो उनको थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। इसके लिए जिधर भी पॉसिबल है तो हम ब्रेस्ट बचाने की कोशिश करते हैं, और ब्रेस्ट पूरा निकाल दिया, स्तन पूरा निकाल दिया या स्तन बचाया, उसमें लॉन्ग टर्म बचने का सर्वाइवल में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता है। इसके लिए ये जो ग्रंथि है कि नहीं पूरा निकालो तो ही अच्छा होता है, ब्रेस्ट बचाए तो वापस होता है, ये गलत है। जहाँ पॉसिबल है ब्रेस्ट बचाने की पॉसिबिलिटी है तो उधर बचाना चाहिए। तो जब भी गठान बड़ी है तो कई बार हमको ये बैक पे से मसल लेके लगाना पड़ता है। लेकिन गठान अगर बड़ा है तो फिर तो कंपलसरी निकालना ही पड़ता है। पेशेंट लेट आया, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर गठान है तो पूरी ब्रेस्ट निकालनी पड़ती है, और ये निकालने के बाद ये सिचुएशन होती है पूरा फ्लैट हो जाता है ये बार। लेकिन ऐसा नहीं है कि भी पूरा ब्रेस्ट निकाला अभी मेरे को पूरा हमेशा लाइफ लॉन्ग फ्लैट चेस्ट लेके घूमना है, ऐसा नहीं है। तो उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं, बैक पे से पूरा मसल लेके या पेट पे से मसल्स लेके उसका ब्रेस्ट बना सकते हैं ताकि शेप हो, और यंग पेशेंट जो चाहे वो कपड़े पहन सकते हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल उतना इम्पैक्ट वो नहीं आता है कि बिना मेरे को ये वो शादी में जाना है, अच्छी तरह से ड्रेस होके जाना है, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको। तो ये एक बार कपड़े पहनेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ब्रेस्ट है या नहीं है।
कई बार हमको सिलिकॉन का मटेरियल रखना पड़ता है, ये सिलिकॉन मटेरियल है और ब्रेस्ट का शेप बनाने के लिए। तो ये पेशेंट है जो 30 इयर्स की थी, ऑफिस में जॉब करती थी, हमेशा टी शर्ट और जीन्स में घूमती थी, और वो आई लेट 4, 4.5, 5 सेंटीमीटर ट्यूमर लेके, तो वी हैड कंपल्सरी ब्रेस्ट निकालना पड़ा। लेकिन वो हमेशा वो टी शर्ट और जीन्स के सिवा कुछ नहीं पहनती थी, सलवार कमीज तो उसने लाइफ में कभी पहना ही नहीं था। तो फिर हमको वो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। तो ये ब्रेस्ट सर्जरी करने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा कौन सा ब्रेस्ट में सर्जरी किया हुआ है। सो आजकल कितना एडवांस हुआ है सर्जरी, सो इससे डरने की जरूरत नहीं है स्त्रियों को। मान लो ये ब्रेस्ट निकाला, पूरा पेट पे से पूरा मसल्स लिया और लगाने से उसका रिकंस्ट्रक्शन हुआ। सो प्लास्टिक सर्जरी आजकल बहुत आगे बढ़ चुकी है। थोड़े साइड इफेक्ट्स है सर्जरी की वजह से। तो क्या होता है कि आपका हाथ में मूवमेंट में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, वो फिजियोथेरेपी करना रहता है। थोड़ा हाथ सूजन वाला हो जाता है जो साइड पे सर्जरी की हुई, क्योंकि बगल में से सब टिश्यू निकाली रहती है, तो थोड़ा हाथ का सर्कुलेशन कम हो जाता है, इसके लिए थोड़ा हाथ ज़्यादा मोटापन होता है। लेकिन उससे आपको मूवमेंट में, फंक्शन में कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन कोई कोई पेशेंट को जिसको बहुत बड़ी गठान हो, फिर सर्जरी हो और उसके बाद में रेडिएशन भी देना हो, तो कभी हाथ इतना मोटा हो जाता है। लेकिन उसका भी ऑप्शन अपने पास है। ऐसे एक मशीन आता है जिसमें हाथ लगाओ और फिर कॉम्प्रेशन करो तो सूजन कम रहता है। दूसरा ट्रीटमेंट ब्रेस्ट में है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी या तो टैबलेट्स की फॉर्म में होती है या इंजेक्शन की वजह से होती है। कई लोग डरते हैं कीमोथेरेपी से कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, प्रॉब्लम होगा। एग्रीड, बाल झड़ेंगे, लेकिन वो सब वापस आ जाते हैं एक बार ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद। क्योंकि ये कीमोथेरेपी जरूरी है, क्योंकि जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सेल्स बॉडी में किधर और घूमे रहते हैं, उसको नष्ट करने के लिए कीमोथेरेपी काफी इंपॉर्टेंट है। सो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है कि हो सके जल्दी शादी करो बाय द एज ऑफ 20-25, जो पुराने जमाने में करते थे। आजकल लड़कियां 35 साल तक शादी नहीं करती है, तो जल्दी शादी करो, 2 बच्चे रखो और दोनों को 1-1, 1.5 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग करो, तो आपको काफ़ी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और अर्ली स्क्रीनिंग के लिए 40-45 ईयर के बाद मेमोग्राम हर 2 साल में कराओ, एवरी मंथ खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराओ। मान लो आपका फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, मदर को हुई है, मौसी को हुआ है, बुआ को हुआ है और अपने दीदी को हुई है, सब लोग को है, तो आपका जेनेटिक टेस्ट करना जरूरी है। मान लो जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव है, स्ट्रांग पॉजिटिव है, तो ऑप्शन ये है कि आपका शादी करो, बच्चे करो, ब्रेस्ट फीडिंग खत्म करो और दोनों ब्रेस्ट निकाल सकते हैं। ये वेस्टर्न कल्चर रहता है कि भाई दोनों ब्रेस्ट निकालो और प्लास्टिक सर्जरी करो। अपने यहाँ इंडिया में वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज जब तक होता नहीं है तब तक कोई पेशेंट आता नहीं सर्जरी के लिए, बट दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जो पुरुषों में क्या कॉमन है। मुंह के गले का कैंसर। प्रॉब्लम क्या है कि ऑलमोस्ट 40%, 40% जो मुंह के गले का कैंसर होता है वो सब उनकी उम्र 40 इयर्स से कम रहती है। इमेजिन 40 इयर्स का आदमी अभी उसका कुछ बिजनेस शुरू किया है, पीक ऑफ द लाइफ शुरू है उसकी, कि भी उसको सेट हुआ है। मान लो 25-28 के बाद, कॉलेज के बाद आके उसका बिजनेस शुरू कर या कुछ जॉब शुरू हुआ, तो 40 इयर्स इज द पीक पीरियड व्हेन ही इज सपोर्टिंग द फैमिली, और वही टाइम पे उसको कैंसर हो तो इमेजिन पूरा फैमिली का क्या हालत होता है। और उसमें से 8 से 10% तो ऐसे रहते हैं कि जिनको एज 30 के नीचे रहते हैं। हम लोग कई बार देखा है कि 22 साल 24 साल में लड़के, यंग लड़के, उनको मुंह का कैंसर है। क्यों? क्योंकि वो तम्बाकू खाते रहते हैं। स्कूल में जाते हैं तब से 7th 8th 9th स्टैंडर्ड से वो तम्बाकू गुटखा शुरू हो जाता है और उसकी वजह से ये सब मुंह के कैंसर होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तम्बाकू और स्मोकिंग, मतलब जो चबाने का गुटखा और स्मोकिंग। मान लो उसमें आप वो दारू भी पीते हैं तो रिस्क और 6 गुना बढ़ जाता है। लेकिन खाली जो तंबाकू खाता है, स्मोकिंग करता है, उनको ही कैंसर मुंह का होता है ऐसा नहीं है।
कई बार कई लोगों का विटामिन डेफिशिएंसी बहुत रहती है, तो उसको भी रिस्क रहता है। यहाँ मुंह में धार वाले दांत रहते हैं, एकदम एकदम शार्प टीथ, जो बार बार आपको जबान में या गाल में घाव करता रहता है, तो वो भी एक कारण है। तो आपको डेंटिस्ट से भी बीच बीच में चेकअप कराना चाहिए कि भी ऐसा है तो उनको छिलवाने का, घिसने का, या उस पर कैप बनाओ या फिर निकालो, नहीं तो मुंह के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो अपना ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर के लिए ये सब अभी आजकल इतना आराम से मिलता है, और आप देखेंगे तो उसमें लिखा भी है तम्बाकू जानलेवा है, तम्बाकू जानलेवा इतना बड़ा है, लेकिन ये कोई पढ़ता नहीं है, क्योंकि उनको नीचे भी ये लिखा है तृप्ति का नया एहसास। सो ये तृप्ति इतनी बड़ी चीज है, तो ऊपर का नहीं देखते, नीचे का ये देख के ही उनका तम्बाकू चलता रहता है। सो ये इतना बड़ा दूषण हो गया अपना देश में। आज से 25-30 साल पहले तम्बाकू तो खाते ही थे लोग गांव में, ऐसे नहीं कि नहीं खाते थे, लेकिन एक प्रोसेस था उसमें कि भी वो काथा या चूना लो, हाथ में लो, ऐसा 5-10 मिनट से बनाओ, तब जाके आपको मुंह में डालने के लिए वो रेडी होता है। तो मान लो आप ऑफिस में जॉब करते हैं, तो कितनी बार सबके बीच में ऐसा करेंगे, डिफिकल्ट है, राइट। तो दिन में आप 1 बार या 2 बार ले सकते हैं, और गांव में अभी भी लोग वो जो करते हैं तो उनमें उतना कैंसर नहीं होता है। तो ये प्रोसेस करने में आपको काफी टाइम जाता है, तो वो रिस्क कम रहता है। लेकिन ये जितना चाहिए उतना चाहिए ना। आपको ऑफिस में काम करते थोड़ा बाहर चले गए, लॉबी में डाल दिया, वापस आके अपने डेस्क पे काम पे लग गए, और आधे घंटे के बाद वापस गया डाल, तो ये इतना इजी हो गया है। और खाली तम्बाकू नहीं रहता है, इसके अंदर केमिकल्स रहती है, प्रिजर्वेटिव्स रहता है। वो केमिकल्स भी इतनी नुकसानकारक है जितना तम्बाकू है। तम्बाकू से ज़्यादा उसका जो प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट्स का केमिकल्स है, वो इतना ज़्यादा नुकसान है। तो जब से ये पड़ी की जब से मिलनी शुरू हुई अपने देश में, तब से कैंसर मुंह के काफ़ी बढ़ गई है। यंग लड़के लोग का मुंह ओपन ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जो तम्बाकू डालते हैं उसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं मुंह के, तो जो इलास्टिसिटी रहती है, लूज रहता है, उसका धीरे धीरे चमड़ी जैसा टाइट हो जाता है। और इन लोगों में जब भी कैंसर होता है तो जल्दी फैलता है, उसका ट्रीटमेंट के बाद भी रिलैप्स होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। जिन लोग का मुंह अच्छा खुलता है, जिसकी मुंह में चमड़ी नॉर्मल है, उसको कैंसर होता है, तो उसको वापस होने का रिस्क कम रहता है इन लोगों से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये प्री कैंसरस स्टेज रहता है। तो मुंह में कैंसर किधर हो सकते हैं? जबान पे, अपने हड्डी में, गाल में। ये धार वाला दांत है, ये आदमी तंबाकू कभी नहीं खाया, लेकिन ये धार वाला दांत इसमें डैमेज करता रहा, और फिर धीरे धीरे बढ़ के ये लेवल पे आ गया। सो ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको डेंटिस्ट से देख के उनको ये ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि खाली तंबाकू खाते तो ही कैंसर होता है, इसकी वजह से भी हो सकता है। और इसका नतीजा क्या है कि आपको ये इतना जबान निकालनी पड़ती है। मान लो एक बार कैंसर हो गया, पेशेंट्स आते हैं, हम बोलते हैं कि भाई आपको थोड़ा जबान काटना पड़ेगा, डर के चले जाते हैं। फिर 3-4 महीने बाद आते हैं, फिर और बड़ी गठान हो जाती है। आधा भी जबान निकाला तो आपको ज़्यादा स्पीच में दिक्कत नहीं आती है। स्पीच में आपकी जो है उसमें बट 10-20% चेंजेस आता है। बाकी आराम से खा पी सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, सामने वाले समझ सकता है। और ये आधी निकालने के बाद, जैसे आप जिम में बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं तो मसल्स कैसे बड़े हो जाते हैं, वही तरह से जबान का भी जितना ज़्यादा यूज़ करो तो मसल उसका थोड़ा बड़ा होता है। ऐसा नहीं कि पूरी जबान वापस आती है, लेकिन जो है उससे थोड़ी बढ़ जाती है। हाइपरट्रॉफी होती है, जिसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अपना मसल्स क्या रहते हैं, वो हाइपरट्रॉफी होते हैं, बड़े हो जाते हैं। वही हिसाब से जबान का भी मसल्स थोड़े बड़े होते हैं। तो 6 महीने के बाद कई बार आपको लगता है कि इतना निकाला, लेकिन 6 महीने के बाद आपको दिखेगा कि ज़्यादा कुछ निकाला ही नहीं है। तो इससे डरने की बात नहीं है। आपका स्पीच भी ठीक तरह से रहता है, कम्युनिकेशन भी कर पाते हैं, खाने पीने में भी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर ये स्टेज पे जब ये आते हैं, डर के चले जाते हैं, और फिर पूरा जबान में गठान हो जाती है,
तब मुश्किल होता है, क्योंकि तब पूरा जबान निकालने की नौबत आती है और ये हालत होती है कि पूरी जबान निकल जाती है, ये ऊपर का तलवा, ये हड्डी और पूरा जबान निकल गया, और उसके बाद उसको चमड़ी लगाना पड़ता है। तो उसमें फिर खाने पीने में दिक्कत आती है, आपको लाइफ लॉन्ग फिर लिक्विड डाइट पे चला जाना पड़ता है, क्योंकि सॉलिड डाइट खाने के लिए खाली दांत की जरूरत नहीं है, कुछ भी चबाने के लिए आपको जबान चाहिए जो खाना उधर रुक के रखे, तो ही खा पाते हैं। आपका दांत सही हो, सबूत है, लेकिन जबान नहीं है तो वो खाना रुकेगा नहीं, तो सीधा पीछे चला जाएगा। हम रियलाइज नहीं करते जब भी खाना खाते कि बॉडी में कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है, लेकिन जबान का काम यह है कि वो उधर रुक के रखते हैं, तभी जाके दांत ऊपर नीचे करके काटते हैं और फिर पीछे जाता है। जो लोग चिलम पीते हैं और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो इनको ये होंठ का कैंसर होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। कई लोग पूरा तंबाकू अंदर रख के सो जाते हैं पूरी रात, बहुत सारे ऐसे हैं नौजवान जो ऐसा अंदर रख के सोते हैं और पूरी रात तो तंबाकू पड़ा रहता है, तो तंबाकू पूरी रात अपना काम करता ही रहता है और फिर तब जाके ये हालत हो जाती है। तो इनमें अपने का होंठ भी जाता है और हड्डी भी जाती है, ये बाजू का नीचे का होंठ और हड्डी दोनों निकालनी पड़ती है। फिर प्लास्टिक सर्जरी होती है, ऐसा नहीं है कि उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, लेकिन नेचुरल जो होंठ है ऐसा तो होगा ही नहीं कभी। लेकिन हड्डी लगा सकते हैं, पैर पे से हड्डी ली जाती है, पैर की हड्डी है, और फिर इधर रिप्लेस किया जाता है। हड्डी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने ये जो होंठ दिए ना, ऐसा बॉडी में और किधर भी कुछ भी ऑर्गन नहीं दिया है कि उधर से एक जगह से लेके उधर रखो। हड्डी लगा सकते हैं, जबान निकली तो जबान की जगह चमड़ी लगा सकते हैं, लेकिन जबान में मसल्स है, वो जबान मुंह होता है, ऐसा मसल वाला जो मुंह होगा ऐसा टिश्यू बॉडी में किधर भी नहीं है। इसके लिए ये तंबाकू वगैरह से दूर रहना ही ज़्यादा उचित है, नहीं तो काफ़ी कुछ मुश्किलें आती हैं। तो हमें ये छोटा अल्सर हो, मुंह में जबान में छोटा अल्सर हो, कई लोग ऐसे फिर से केमिस्ट के पास चले जाते हैं, और छोटे छोटे शहर में तो केमिस्ट ही डॉक्टर रहते हैं, तो केमिस्ट डॉक्टर से भी ज़्यादा होशियार रहते हैं, तो वो सब दवाई उसको देते रहते हैं, विटामिन की गोलियां खाते रहते हैं और फिर अंदर लगाते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये स्टेज में अगर आया तो आपका मिनिमल सर्जरी में काम हो जाएगा, आपको खाने पीने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। कई बार लोगों का ऐसा मुंह में छाला जैसा होता है, तो मान लो आप तंबाकू खाते हैं, छाला होता है जो 10-15 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो आपको समझना है कि कुछ गड़बड़ है। ये सिंपल छाला नहीं है, ये कैंसर का ही छाला है, बायोप्सी करना जरूरी है, और उसके बाद जो भी है वो सर्जरी का ट्रीटमेंट आता है। दूसरा भी ये छाला, ये दांत की वजह से, ये दांत इधर जब भी खाना खाते तो दो दांत के बीच में कटता रहता है, जो आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन वो कंटिन्यूस डैमेज जो होता है उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कि खाली तंबाकू से होता है, कंटिन्यूस इरिटेशन होता है दांत की वजह से, कंटिन्यूस बार बार उधर कट होता है, बार बार फ्रिक्शन होता है, तो उसमें भी कैंसर होने का रिस्क रहता है। इसके लिए दांत का ट्रीटमेंट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर ये पूरा इतना आसपास के दांत और हड्डी और सब निकालनी पड़ती है, और उसकी जगह फिर चमड़ी रखी जाती है, तो ये पूरा हड्डी निकलता है ऊपर नीचे का। लेकिन फिर भी इसमें इतना इश्यू नहीं आता है, चमड़ी लगाए फिर आराम से खा पी सकता है, क्योंकि ऑपोजिट साइड का दांत सब सही रहते हैं। मान लो जिन लोग का आवाज बैठ गया, कई लोग का आवाज बैठ गया है, तो फिर गर्म पानी से वो कुल्ला करते रहते हैं, स्टीम इनहेलेशन करते रहते हैं कि आवाज खुल जाएगा, लेकिन 10-15 दिन बाद नहीं खुला, तो आपको फिर कंसल्ट करना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। 3-4 प्रॉब्लम हो सकता है जिन लोग का आवाज बैठता है उसका, या तो आवाज की पेटी, स्वर पेटी, उसमें कुछ खराबी हो। जो लॉयर्स रहते हैं, पॉलिटिशियंस रहते हैं, और जो गायक कलाकार रहते हैं, वो गाते बहुत है, उनका आवाज की पेटी का इस्तेमाल बहुत होता है, तो उसमें भी उन लोग का भी आवाज बैठ जाता है, उसको सिंगर नॉड्यूल कहते हैं। वो सही हो जाएगा, वो आप 20 दिन आवाज बोलने का बंद कर दो, 3-4 हफ्ते यूज करना बंद करो आवाज की पेटी का, तो धीरे धीरे सही हो जाता है। लेकिन कैंसर भी हो सकता है, उसमें भी आवाज बैठती है, तो वो चेकअप करना जरूरी है। फेफड़ों का कैंसर हो और ज़्यादा बढ़ गया हो, तो आवाज़ की पेटी की नसें दब जाती है उसकी वजह से,
तो भी आपका आवाज़ बैठ जाएगा। तो ये सब जानना जरूरी है। मान लो अर्ली स्टेज में आवाज़ की पेटी का, स्वर पेटी का कैंसर हुआ तो खाली लेज़र से वो निकाल दिया और अपना काम बन जाएगा। लेकिन ज़्यादा बड़ा सेकंड थर्ड स्टेज में पहुंच गया तो फिर सर्जरी की नौबत आती है और आवाज़ का पेटी निकालना पड़ता है। फेफड़ों का कैंसर भी अर्ली स्टेज है तो सर्जरी पॉसिबल है, और लंग्स के कैंसर में सर्जरी में बेस्ट रिजल्ट मिलता है। लेकिन थर्ड स्टेज में चला गया उसके बाद सर्जरी नहीं होता है। थर्ड फोर्थ स्टेज में आपको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से ही ट्रीटमेंट चलाना पड़ता है, लेकिन वो इतना क्योर रेट नहीं है उसमें। तो जिन लोगों का आवाज़ बैठ गया, आवाज़ 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। गले का सीटी स्कैन, फेफड़ों का सीटी स्कैन, वो सब करा के चेक करना चाहिए कि भी कुछ गड़बड़ नहीं है उसमें। मान लो अर्ली स्टेज कैंसर है फेफड़ों का, तो फेफड़ों का थोड़ा पार्ट निकाल दो, काम बन गया। जरूरत पड़े तो थोड़ा बहुत कीमोथेरेपी लगेगी तो लगेगी, लेकिन थर्ड फोर्थ स्टेज में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये अर्ली स्टेज आवाज़ की पेटी का, ये दोनों आवाज़ का जो, जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं, आवाज़ का दमन रहता है जो इधर काम करता है, इतना छोटा है तो ये लेज़र से निकल जाता है। ज़्यादा बड़ा तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है, और ये सीटी स्कैन में दिखेगा ये इधर की हड्डी है, ये वाली, तो उसमें सब फैल गया है। अभी ये हड्डी में चला गया मतलब पूरा आवाज़ का पेटी निकालना पड़ता है। तो ये पूरा आवाज़ का पेटी है, इसमें पूरा कैंसर है। अभी इतना नौबत आने तक राह देखनी नहीं चाहिए, हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अभी ये स्टेज में आप पहुंच ही गए तो फिर क्या है, सर्जरी कराओ नहीं कराओ। लोग डरते हैं कि मेरा आवाज़ का पेटी निकलेगा तो मैं क्या करेगा, बोलेगा कैसे, मेरे को सर्जरी कराना ही नहीं है, फिर वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराते। लेकिन वो समझते हैं कि अभी तो कैंसर रुकेगा नहीं, तो और आगे बढ़ेगा और फोर्थ स्टेज में चला जाएगा, तब जाके सब इधर गले में गठान हो जाएगी और फिर ट्रीटमेंट भी पॉसिबल नहीं रहेगी। तो आवाज़ की पेटी निकालने से आदमी कुछ मर नहीं जाता, वो अपना लाइफस्टाइल चालू रख सकता है, बोल भी सकता है। खाना पीना तो मुंह से ही खाना है, लेकिन आवाज़ की पेटी के लिए एक वाल्व रहता है जो हम लगाते हैं। आवाज़ की पेटी निकलने के बाद इधर परमानेंट होल हो जाता है, सांस भी इधर से जाता है, और इधर होल होने की वजह से आपको सेंस ऑफ स्मेल चली जाती है। आपको पता नहीं चलेगा कि भी ये स्मेल अच्छी है, रोज़ का फ्लेवर है या कुछ और फ्लेवर है, कौन सा है वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो सेंस ऑफ स्मेल नाक में ही रहती है। लेकिन अभी हवा सीधी इधर जाएगी तो आपको स्मेल चली जाएगी, सांस इधर से आएगी, लेकिन आप आराम से बोल सकेंगे। तो इधर वाल्व रहता है, ये वाल्व लगाने से आप आराम से बोल पाएंगे। कई पेशेंट है जो फ़ोन पे आराम से बात करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि भी ये डेवलप हुआ अभी मेरे को कराना ही नहीं है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये बॉडी का ऑर्गन निकालने से मेरी लाइफ बचती है कि नहीं। और सालों साल तक पेशेंट जीते हैं, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। हमारे साथ पेशेंट है जो 20 साल 25 साल से भी लंबा रहते हैं, और ये जो वाल्व रहता है हर 2 साल में एक बार चेंज करने का रहता है। दूसरा कैंसर है जो आंत का कैंसर है, जो अपने प्रिवेंट कर सकते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस के लिए आपको ये मान लो भूख कम लगी, वजन कम हुआ, या कॉन्स्टिपेशन हुआ, या पॉटी में खून आया, तो ये सब, टट्टी में खून आया, खाने पीने में दिक्कत आई, तो ये या तो अन्न नली का कैंसर हो सकता है, खाने पीने में दिक्कत आती है तो, कब्जी हुई तो आंत का कैंसर हो सकता है, ब्लीडिंग हुआ तो भी आंत का कैंसर या टट्टी के रास्ते का कैंसर है। तो सब एंडोस्कोपी कराना चाहिए, सीटी स्कैन कराना चाहिए, और क्या स्टेज पे है वो डायग्नोस करना चाहिए। तो जिनको खाने की दिक्कत होती है तो उसका एक्सरे में ये है, अन्न नली है, खाने की नली, तो ऐसा इधर ब्लॉक दिखता है, और इसके बाद अब सीटी स्कैन कराते हैं और सर्जरी करनी पड़ती है। और अभी ये सर्जरी सब, पहले ऐसे तो पूरा काटते थे, पूरा चेस्ट कट करके करते थे, अभी उसका जरूरत नहीं है। अभी ये सब सर्जरी पिन होल सर्जरी से होता है, मतलब एंडोस्कोपी से होता है। इधर छोटे छोटे 2-3 खाली छेद रहते हैं 1-1 सेंटीमीटर से, और पूरा ये अन्न नली है पूरी निकल जाती है, ये सांस की नली है, ये पूरा सर्जरी आपको छोटे छोटे वो होल से ही होती है, तो बड़ा कुछ कट नहीं होता है, पेन नहीं रहता है। तो ये अन्न नली के कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सब में अपना क्यों होता है, वो अपना डाइट की वजह से होता है।
कई लोग बहुत मसालेदार खाते हैं, जो गरम मसाला रहता है पूरा नली को डैमेज करता है, अपने स्टमक होजरी को भी डैमेज करता है। तो ये सब अवॉइड करना चाहिए, हो सके उतना कम मसालेदार खाओ, कम स्पाइसी खाओ, चिली कम खाओ, तो आपको ये अननली और स्टमक का कैंसर, होजरी का कैंसर अवॉइड हो सकता है। दूसरा, इन्फेक्शन एक रहता है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शन होजरी में रहता है और बार बार उसकी वजह से डैमेज करता है, जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोला जाता है। तो वो अपनी लाइनिंग, स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करता है। तो वो जो बैक्टीरिया की वजह से जो लाइनिंग है, तो उसमें आपको ज़्यादा, बहुत एसिडिटी ज़्यादा भी होगी, पित्त भी बहुत होगा। तो वो डायग्नोसिस आराम से होता है, एंडोस्कोपी में बायोप्सी करते हैं, उसमें अगर मान लो कि ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो 5-7 दिन का खाली दवाई लेना है, वो पूरा बैक्टीरिया इरेडिकेट हो जाता है, चला जाता है। तो आपको प्रोटेक्शन मिलता है, होजरी का, स्टमक कैंसर के सामने प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये एंडोस्कोपी है, इधर ये ट्यूमर है। सीटी स्कैन आपको करे तो भी पता चलेगा कौन सा स्टेज में है। अर्ली स्टेज में है तो डायरेक्ट सर्जरी होती है, लेट स्टेज है तो फिर शायद कीमोथेरेपी देने के बाद सर्जरी आती है। अगेन ये सब सर्जरी एंडोस्कोपी से होता है, तो पूरा कट भी नहीं रहते, 1-2 सेंटीमीटर के कट रहते हैं। पेशेंट 3-4 दिन में वापस खाने लगते हैं, 6-7-8 दिन में छुट्टी भी हो जाती है। वो पहले, आज से 20 साल पहले ऐसा था कि भी पूरा कट करना पड़ता था ऊपर से नीचे, पेन पेशेंट को काफ़ी रहता था, रिकवरी में टाइम लगता था। अभी वो सब नहीं है, अभी इतना एडवांस हो गया है कि छोटे छेद में से लेप्रोस्कोपी से सब सर्जरी हो जाती है। जिन लोगों को ब्लीडिंग हो पॉटी में या कब्जी हो, एनीमिया, हीमोग्लोबिन डाउन हुआ, तो उन लोग को बड़े आंत का या पॉटी के लास्ट रास्ते का कैंसर होने का पॉसिबल रहती है। तो आपको एंडोस्कोपी कराना चाहिए, कोलोनोस्कोपी, जो पूरा बड़ा आंत है उसका चेकअप हो जाता है। अगेन सीटी स्कैन इंपॉर्टेंट है, तो सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगा। सोनोग्राफी इसमें जरा भी काम नहीं आएगी, सोनोग्राफी में इतना आपको किधर स्प्रेड है वो पता नहीं चलता, इसके लिए सीटी स्कैन इंपॉर्टेंट है। सीटी स्कैन में गठान किधर है वो पता चलेगा, कितना स्प्रेड है, ये लीवर है, लीवर में गया है कि नहीं वो पता चलेगा, और फिर सर्जरी। अभी इसमें भी कई लोग कॉन्स्टिपेशन के लिए चूरन खाते हैं, फिर वो घर में दिवेल पीते हैं, बहुत चलाते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेज आगे बढ़ जाता है। मान लो ये आंत है, इसमें ट्यूमर है, लेकिन जब ये ट्यूमर फूट के बाहर तक आता है तो ये लेट स्टेज है, ये थर्ड स्टेज में है। थर्ड स्टेज में फिर आपका उतना ही सर्वाइवल रिकवरी नहीं होता है। सो आंत के ट्यूमर में सबसे इंपॉर्टेंट है सर्जरी और कीमोथेरापी। तो हाई रिस्क कौन है? एक तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर में जैसा जेनेटिक था, तो जेनेटिक आंत के कैंसर में भी आता है। जेनेटिक 3 कैंसर है जिसमें आने का संभावना ज़्यादा रहती है। ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन कैंसर, आंत के कैंसर और स्त्रियों के अंडाशय का कैंसर और ओवरियन कैंसर। ये 3 कैंसर ऐसे हैं जिसमें फैमिली में ट्रांसमिट हो सकता है। सो मान लो आपके फैमिली में 1-2 लोग को स्तन कैंसर ऑलरेडी है, आपको जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए। जेनेटिक टेस्ट में एबनॉर्मलिटी हुआ, जो BRCA1 BRCA2 करके जो जीन्स है उसमें एबनॉर्मलिटी हुई, तो बाकी के लोग को, स्त्रियों को ब्रेस्ट चेक कराना चाहिए रेगुलर, और पुरुषों को बड़े आंत का चेक कराना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 35-40, क्योंकि उसमें बड़े आंत का कैंसर का रिस्क काफ़ी हाई हो जाता है। और थर्ड, स्त्रियों में ये अंडकोश का कैंसर, जिसको ओवरी कैंसर बोलते हैं। ओवरी कैंसर हमेशा लेट स्टेज में डायग्नोस होता है। रीज़न ये है कि स्त्रियों को कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पेट के इतने अंदर के नीचे के पार्ट में रहता है ओवरी कैंसर। जब काफ़ी बड़ा हो जाता है या पेट में पानी भरने लगता है तो बाय एंड लार्ज थर्ड स्टेज के बाद ही वो डायग्नोस होता है। इसके लिए जो फैमिली में जेनेटिक ट्रांसमिशन है, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी आपको टेस्ट किया और है, तो उनको ये 3 चीज़ का खास ध्यान रखना है। ब्रेस्ट कैंसर, आंत के कैंसर और ओवरी के कैंसर। ओवरी कैंसर के लिए 35-40 ईयर्स के बाद हर 6 महीने साल में सोनोग्राफी कराओ। बेहतर ये है ओवरी कैंसर के लिए कि आपको एक बार बच्चे हो जाए स्त्रियों को, तो ओवरी आफ्टर द एज ऑफ 40 निकालो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा है।
कई लोग बोलते हैं कि भाई ओवरी निकालेंगे तो बॉडी के हार्मोन कम हो जाते हैं, तो उसकी वजह से फिर आपका हड्डियाँ सॉफ्ट हो जाती है, कार्डियक प्रॉब्लम बढ़ता है। वो बस सही है बात, लेकिन अगर कैंसर हुआ तो वो रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, और ओवरी कैंसर में रिकवरी काफ़ी कम रहती है। कीमोथेरेपी सर्जरी के बाद भी रिलैप्स का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है। सो इसके लिए जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 कैंसर में। तो आंत के कैंसर में क्या करना है आपको, हर साल में पॉटी का टेस्ट कराओ, खून जाता है कि नहीं, और हर 2 साल में आफ्टर द एज ऑफ 45 एंडोस्कोपी कराओ, बड़े आंत का एंडोस्कोपी करा लो। तो ये 2 चीज अगर आप करें तो अगर हुआ भी कैंसर तो जल्दी पकड़ में आएगा। और क्यों जल्दी अपने को डायग्नोस करना है, अर्ली स्टेज में ऑलमोस्ट 90% क्योर है बड़े आंत के कैंसर में। अगर स्प्रेड हुआ, 3rd स्टेज है, तो ये 69% हो जाता है, और ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो लेस देन 10% सर्वाइवल है। तो अगेन वही बात हुई, कैंसर में जल्दी डायग्नोस करो और जल्दी ट्रीटमेंट करो। तो जल्दी डायग्नोसिस आंत के कैंसर में 90% और लेट स्टेज में 12%। कितना ड्रॉप है, 90% से 12% पे, तो आपका सर्वाइवल रेट एकदम ड्रॉप हो जाता है। इसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि आप जल्दी डायग्नोस करो। स्त्रियों में जो मैक्सिमम 3 कैंसर है, ब्रेस्ट मैक्सिमम है, उसके बाद सर्विक्स है, जो सर्विक्स मतलब जो गर्भाशय का मुख रहता है, जो बाहर से दिखता है वो, और जो बॉडी यूट्रस है जो बॉडी के अंदर रहता है, जो बाहर से दिखेगा नहीं। तो ये जो सर्विक्स कैंसर है, ये हिस्सा ये हमेशा एग्जामिन कर सकते, चेकअप करा सकते, ये चीज़ बॉडी के अंदर रहता है, ये बाहर से योनि में से या वजाइना में से चेक कर सकते। तो ये सर्विक्स कैंसर है। तो सर्विक्स कैंसर के लिए इंडिया में कई सालों से अभी स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं। मतलब हर स्त्री को आफ्टर द एज ऑफ 25-30 ईयर्स पैप्समियर जिसको बोलते हैं, उधर खाली ये वजाइना में से थोड़ी रस निकाल उसका सिक्रीशंस लेके उसका टेस्ट करने का रहता है, उसमें एबनॉर्मल सेल्स है तो बायोप्सी करने का। सो ये कैंसर एक ऐसा है कि जो अर्ली स्टेज में डायग्नोस करके उसको ट्रीटमेंट पॉसिबल है। इसके लिए हर स्त्री को जागरूक होना चाहिए कि पैप्समियर करना चाहिए। तो सर्विक्स कैंसर का रिस्क क्या है, तो सर्विक्स कैंसर में रिस्क फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली सेक्सुअल एक्टिविटी, राइट, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, जिनके पार्टनर्स मल्टीपल है वो, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसको बोलते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, और दूसरा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ये 2 वायरस की वजह से जो गर्भाशय का मुख है, जो सर्विक्स है, वो डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से उसमें चेंजेस आते हैं और फिर कैंसर डेवलप होता है। और वो चेंजेस शुरू होता है तो पैप्समियर जो टेस्ट करते हैं अंदर से, उसमें पता चल जाता है। जब भी पता चल जाता है तो सर्जरी करके यूट्रस निकाल देना ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि शुरू होता है डैमेज और कैंसर डेवलपमेंट फाइनल होता है, उसके बीच में अपने को 10 साल मिलता है। सो वी गेट अ 10-year विंडो। और वही कारण है कि रेगुलर फीमेल्स को ये चेकअप कराने से ये कैंसर जल्दी पकड़ में आता है, और प्री कैंसर स्टेज में भी आ जाता है मालूम, तो सर्जरी कराने से आप कैंसर से बच सकते हो, बिकॉज देयर इज अ लॉन्ग 10-year पीरियड। तो वो हिसाब से पैप्समियर जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या सिम्टम्स क्या है, अगेन वही कि भाई संभोग के बाद ब्लीडिंग कभी कभी होता है, या मेंसेस के बीच में ब्लीडिंग होता है, तो तुरंत चेक करना चाहिए। कई लोगों को खाली डिस्चार्ज होता है, एक्सेसिव पानी जैसा निकलता रहता है और उसमें थोड़ी बदबू आती है, तो आपको समझना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है। लेट स्टेज जब भी होता है तभी बैक पेन वगैरह शुरू होता है, पैर में भी पेन होता है, बाय दैट टाइम काफ़ी लेट हुआ, 3rd-4th स्टेज से आगे निकल गया वो, ऐसा है। नेक्स्ट। तो डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, वो सर्विक्स के पार्ट में से टिश्यू थोड़ा ले लो, बायोप्सी कर लो और पता चल जाएगा। नेक्स्ट। और ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज में बेस्ट ट्रीटमेंट इज सर्जरी। 1st स्टेज 2nd स्टेज में सर्जरी करा लो, यूट्रस निकाल दो। लेकिन कई बार हमने देखा है कि एज ऑफ 30-31 में भी प्री कैंसरस हुआ है। मान लो
अर्ली ये चेकअप करने का फायदा ये है कि मान लो अर्ली स्टेज में आया तो जो स्त्रियों को अभी भी बच्चा चाहिए और यूट्रस बचाना है तो उसका सर्विक्स मतलब जो बच्चेदानी का खाली मुंह पार्ट है वो ही निकाल दो और बाकी का यूट्रस बचा लो तो उसको प्रेगनेंसी का चांस अगर है। लेकिन वो लेट स्टेज में आया तो फिर पूरा यूट्रस निकालना पड़ता है और थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में आया तो फिर सर्जरी पॉसिबल नहीं रहता है, फिर कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी रहते हैं। रेडिएशन से भी क्योर होता है लेकिन रेडिएशन का साइड इफेक्ट्स काफ़ी रहता है। रेडिएशन की वजह से क्योंकि गर्भाशय, पॉटी का लास्ट रास्ता और पेशाब की थैली सब एक ही लाइन में रहती है, आगे पीछे रहती है, तो रेडिएशन की वजह से थोड़ा पेशाब में दिक्कत आती है, जलन होती है, बार पॉटी का रास्ते में सूजन आता है तो उधर भी बार बार आपको पॉटी जाना पड़ता है। तो इस वजह से अर्ली डायग्नोसिस में सर्जरी हो तो देयर इज अ बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट गुड। हाँ, अभी कई बार लोग बोलते हैं कि भाई ये सर्जरी और रेगुलर जो यूट्रस सर्जरी रहती है उसमें फ़र्क क्या रहता है। तो जो रेगुलर कई बार बोलते हैं ना कि कुछ इन्फेक्शन है या गठान है, फाइब्रॉइड है, उसके लिए जो यूट्रस निकालते हैं वो सर्जरी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है क्योंकि यूट्रस का साइड जो गर्भाशय का साइड में से पूरा निकालना है। लेकिन जब भी कैंसर है तभी अपने को दूर जाके निकालना है और आसपास के गठान भी निकालनी है। नेक्स्ट ये भी सर्जरी पूरा एंडोस्कोपी से होता है। नेक्स्ट तो इतने छोटे छोटे छेद ही आते हैं, बस ये इतने पिन होल आएगी, बड़ा कट्स की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 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 तो जो रेगुलर गर्भाशय की सर्जरी और उसमें यही फर्क है कि ये गर्भाशय है, यूट्रस है, वो निकल, लेकिन आसपास की जो पैर में खून की नलियां जाती है उसके साथ ये गठान रहती है छोटी छोटी, इसमें कैंसर स्प्रेड होने का रिस्क रहता है, तो वो सब निकालना कंपलसरी है। तो इधर ये देखो पूरा गर्भाशय निकला और पूरा पैर के नज़दीक से पूरी गठान निकल, उसकी वजह से सूजन आती है पैर पे कई बार क्योंकि ये पूरी लसिका ग्रंथि जिसको बोलते हो निकालने से सूजन रहेगी। नेक्स्ट तो रिकवरी में खाली इतने थोड़े छोटे कट्स रहते हैं तो सर्जरी के बाद पेशेंट 2 दिन में छुट्टी हो जाती, 2-3 दिन में छुट्टी हो जाती है। नेक्स्ट तो रही बात ये कि कैसे प्रिवेंट करें। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, स्क्रीनिंग एंड अर्ली ट्रीटमेंट। तो प्रिवेंशन में अभी ये एक ही कैंसर ऐसा है जिसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है, बाकी के कैंसर के लिए अभी तक कुछ वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन गर्भाशय के कैंसर के लिए वैक्सीन है। हर बच्ची को एट द एज ऑफ 13-14 वैक्सीन लेनी चाहिए। मान लो जिसने वैक्सीन नहीं लिया है तो 45 उम्र तक की उम्र तक आप ले सकते हैं, उसके बाद लेने से ज़्यादा फायदा नहीं है। सो आइडियल टाइम क्या है ये वैक्सीन का, 13-14 साल की उम्र में लो, या आपका फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर हो, फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, उसके पहले लेना चाहिए ये, क्योंकि ये कैंसर ऐसा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, क्योंकि वो वायरस ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली और उसकी वजह से इन्फेक्शन की वजह से गर्भाशय के मुख में डैमेज होता है और फिर कैंसर डेवलप होता है। तो ये जो वायरस की अगेंस्ट वैक्सीन रहती है वो आपको लेना है, 3 डोज ही लेना रहता है और उसमें ऑलमोस्ट 80 to 90% प्रोटेक्शन हो जाता है। सो दिस इज वन थिंग कि वैक्सीन हम हर बच्ची को 13-14 साल में ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट तो और दूसरा कैंसर ये जो मैंने बोला कि यूट्रस में 2 पार्ट है, जो नीचे दिखता है मुख जिसको सर्विक्स, और ऊपर है जो बॉडी यूट्रस जो शरीर के अंदर का हिस्सा है। तो अंदर का हिस्सा में कैंसर और नीचे मुख के कैंसर का दोनों का क्राइटेरिया, रीजंस, कॉज अलग रहता है। जो मुख का कैंसर ने देखा वो इन्फेक्शन की वजह से रहता है और ये जो बॉडी के अंदर का रहता है वो उसका रीज़न अलग रहता है। नेक्स्ट तो ये उसमें रिस्क फैक्टर ये है ओबेसिटी, जैसे मैंने आगे भी बोला था कि ये यूट्रस का कैंसर ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट रहती है, शॉर्ट रहते हैं और हैवी वेट रहते हैं। तो ये सब तीन बड़े फैक्टर है यूट्रस के कैंसर के लिए, और यूजुअली ये लेट स्टेज में होती है। अभी मुख के कैंसर तो 22 साल, 24 साल, 30 साल कभी भी हो सकते हैं, लेकिन ये बॉडी का यूट्रस का कैंसर हमेशा 40-45 ईयर्स के बाद होता है। नेक्स्ट
ट्रीटमेंट, और ये इधर लाइनिंग रहता है उसमें कैंसर होता है, यूट्रस के लाइनिंग में। और जो कई सर्जरी आप फाइब्रॉइड के लिए कराते हो गठान की, तो ये यूट्रस के मसल्स के अंदर से होता है। सो ये तीनों चीज अलग है। कैंसर सर्विक्स इधर है, यूट्रस का जो बॉडी लाइनिंग है वो इधर है, और फाइब्रॉइड वगैरह सब इधर होता है। नेक्स्ट, तो इसका भी ट्रीटमेंट फर्स्ट लाइन इज सर्जरी इज आइडियल, कि भाई हो सके उतना जल्दी डायग्नोस हो और सर्जरी में हो जाए, क्योंकि इसके बाद मान लो एक बार ऊपर फैल गया तो उसका कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी वो सब आ जाता है, उसकी वजह से इतना फायदा भी नहीं होता है। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आपको 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग हुआ तो चेक कराओ, आपका गायनेकोलॉजिस्ट डीएनसी बोलते हैं उसको, जो यूट्रस के लाइनिंग में से टिश्यू लेते हैं, तो या कई स्त्रियों का आपका मेंसेस चला गया हो एट द एज ऑफ 45-50 और फिर 3-4 साल बाद सडनली ब्लीडिंग हुआ, तो आपको चौकन्ना होना चाहिए कि भैया यूट्रस में कुछ गड़बड़ है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग में गठान हुई हो और उसका कैंसर होने का रिस्क रहता है। तो यूजुअली ये सब पेशेंट जो मेंसेस चली जाती है उसके 3-4 साल बाद ब्लीडिंग लेके आते हैं, तो उन लोग को ऐसा नहीं है कि भाई एक बार ब्लीडिंग हुआ कुछ कारण से हो गया कुछ मत करो और 2-3 महीना रुक जाओ और फिर 2-3 महीने बाद फिर से ब्लीडिंग हो तब जाके दौड़ो, ऐसा नहीं। पहली बार ब्लीडिंग हुआ, 3-4 साल से आपको मेंसेस नहीं आ रही है, आपका बिनोपस ऑलरेडी हो गया है और सडनली ब्लीडिंग हुआ, समथिंग इज रॉन्ग, आपको चेक कराना कंपलसरी है। यूट्रस का कैंसर की रिस्क इज वेरी हाई। नेक्स्ट, अभी लास्ट पार्ट में आते हैं जो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर। दूसरा एक ऐसा है कि जो स्क्रीनिंग कर सकते हैं, तो आफ्टर द एज ऑफ 40-45 हमेशा सबको ब्लड चेक कराने का है, जिसको सीरम प्रोस्टेट एंटीजन बोलते हैं, PSA, वो कराना है तो आपको जल्दी डायग्नोस होगा। कई बार प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की वजह से भी ये लेवल हाई होता है, लेकिन वो मान लो हाई हुआ तो प्रोस्टेट का सोनोग्राफी करा लो, उसमें पता चलेगा कि भाई प्रोस्टेट के इन्फेक्शन की वजह से है या कोई गठान की वजह से। और इसमें भी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग रहती है, लेकिन इसमें डायरेक्ट जेनेटिक कोई एबनॉर्मलिटी नहीं रहती है, लेकिन स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री रहती है। भाई एक फैमिली में 2-3 लोग को प्रोस्टेट कैंसर हो, मान लो 1-2 को हो, तो फिर उन लोग को फैमिली में 45 ईयर्स के बाद हर पुरुष को ये ब्लड लेवल कराना कंपलसरी है। नेक्स्ट, और इसमें अर्ली स्टेज में आपको कोई पता नहीं चलेगा, कोई सिम्टम्स नहीं रहेगा। जैसे कैंसर बढ़ा, प्रोस्टेट की गठान बढ़ी, तब जाके आपको पेशाब में दिक्कत आएगी, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, और कई बार हड्डियों में दर्द होता है। जब एक बार हड्डियों में दर्द होना शुरू हुआ तभी समझ लेना कि ये कैंसर प्रोस्टेट का हड्डी में फैल चुका है। तो दैट इज़ ऑलमोस्ट 4th स्टेज, और उसमें सर्जरी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी प्रोस्टेट का कैंसर इतना फास्ट ग्रोइंग नहीं है दूसरे कैंसर की तरह, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग कैंसर है। तो मान लो स्प्रेड भी हो गया हड्डी में, तो फिर भी ये कंट्रोल कर पाते हैं हम लोग, और कई सालों तक आराम से पेशेंट जीता है। वो हार्मोन थेरेपी से उसका कंट्रोल रहता है, और या तो हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लेना रहता है, जिसकी वजह से वो कैंसर सेल्स दबे हुए रहते हैं और आपको पेन फ्री, पेन वगैरह सब चला जाता है। तो हार्मोन थेरेपी से कंट्रोल होगा। ये स्टेज 4 में भी आपको ऐसा नहीं है कि अरे मेरे को स्प्रेड हो गया, और स्टेज 4 में भी आराम से कंट्रोल होता है। सो काफ़ी चीज़ें अभी बदल चुकी है, आज से 20 साल पहले थी उससे, तो काफ़ी ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट आई हुई है। नेक्स्ट, आई थिंक ये लास्ट होगा, जान दो। तो जैसे बोला मैंने कि हर पुरुष को 45-50 साल के बाद ब्लड रिपोर्ट कराना है, आपका यूरोलॉजिस्ट के पास एक बार चेकअप करा लो और सोनोग्राफी करा लो। आई थिंक दैट्स एंड, थैंक यू। काफ़ी कुछ लंबा चला, लेकिन आई होप कि कुछ आपका कुछ प्रश्न है, क्वेश्चंस है, तो भी वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ कवर करना मुश्किल है, और फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर लोग का अटेंशन कम हो जाता है, फिर वो नींद आ जाती है सबको। इट्स बेटर कि सर पेट के नीचे के भाग में जो कैंसर हो गया है तो उसका इलाज क्या है? पेट के नीचे के भाग में मतलब किधर, आंत में या किधर? नहीं, पेशाब की नली के ऊपर। पेशाब की नली। अच्छा। ओके।
मान लो कई बार पेशाब की नली जो इंद्री है उस पे कैंसर होता है, तो इनिशियल स्टेज में सर्जरी ही रहती है। कितनी बड़ी गठान है, साइज क्या है, उस पर डिपेंड होता है क्या करना है। वो इंद्री कट करने का जरूरत रहता है। मान लो कई बार यही कैंसर स्प्रेड भी हो सकता है, इधर गठान आ जाती है तो इधर की जांघ में जो गठान है वो सब निकालनी पड़ती है और इंद्री की सर्जरी करनी पड़ती है। मान लो गठान, बहुत पुरुषों की बात कर रहा हूँ मैं, मान लो गठान काफ़ी बड़ी हुई है तो उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरी इंद्री कभी निकालनी पड़ती है और पेशाब का रास्ता चेंज करना पड़ता है। आराम से पेशाब होगा, उसका कुछ इश्यू नहीं है, खाली उसको जाके टॉयलेट में बैठ के जैसे स्त्रियों पेशाब करते हैं वो इस सबसे पेशाब करने का रहता है, लेकिन फिर भी वो कैंसर मुक्त हो सकता है। लेकिन मान लो कोई ट्रीटमेंट वो डर के मारे कि मेरे को इंद्री का सर्जरी करना है, मेरा इंद्री कट करवाना है, वो डर के मारे सर्जरी नहीं कराएगा तो ये इधर गठान जाती है, फिर इधर से पेट के पीछे जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट मुश्किल है और फिर क्योर होना भी नामुमकिन है। एक बार ऊपर चला गया पेट के ऊपर तभी वो बार बार होता रहेगा और स्प्रेड होता रहेगा और फिर उसमें कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी का भाई इतना कुछ रोल नहीं है। कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी वो कुछ कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके लिए इंद्री में भी छोटे से छोटा ट्यूमर हो या बड़ा भी हो, अगर सर्जरी पॉसिबल है तो फर्स्ट स्टेप इज सर्जरी, उसके बाद ही कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी जो करना है वो कर सकते हैं। पेनक्रियास में भी कैंसर हो सकता है। यूजुअली पेनक्रियास का कैंसर दो तरह से आता है। मान लो पेनक्रियास का पार्ट 3 में डिवाइड होता है, हेड, बॉडी और टेल। जो हेड पार्ट है, जो शुरू का पार्ट, उसके अंदर से जो अपने पित्त की नली अंदर से जाती है, तो यूजुअली उसमें पेशेंट जॉन्डिस होता है, पेशेंट जॉन्डिस लेके ही आता है और उसमें आप इन्वेस्टिगेट करो, सीटी स्कैन कराओ, तब जाके दिखता है कि पेनक्रियास हेड में ट्यूमर है। मान लो बॉडी और टेल में है तो उसमें जल्दी पता नहीं चलता है, ट्यूमर बढ़ता है काफ़ी बार और जब भी बैकएक वगैरह शुरू होता है तब जाके डायग्नोस होता है। हाँ, जो बॉडी और टेल में, क्योंकि उसमें जॉन्डिस वगैरह होता नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आता है। जब तक वो समझ में आता है तब तक ऑलरेडी आसपास की सब उसमें टिश्यूज़ में फैल चुकी रहती है। तो जब भी टिश्यूज़ में फैल चुकी रहती है थर्ड फोर्थ स्टेज में, तो फिर कीमोथेरेपी रेडिएशन थेरेपी ऑप्शन है। मान लो कई पेशेंट को पेन होता है, एब्डोमेन पेन हुआ, सीटी स्कैन कराए और ट्यूमर दिख गया और सर्जरी पॉसिबल है और सर्जरी होती है और सर्जरी करनी चाहिए। पेनक्रियास की सर्जरी के बाद कई बार होता है कि भाई पूरा आगे का पेनक्रियास निकाल दो, पेशेंट को बाद में खाली इंसुलिन वगैरह लेनी पड़ती है। कई बार पेनक्रियास की कोई ट्यूमर ऐसा है जिसकी वजह से आपको बार बार पॉटी होती है, लूज मोशन जिसको डायरिया बोलते हैं वो होता है, वेट लॉस होता है और इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि भाई पेनक्रियास में ट्यूमर है। तो वो चीज़ है, जब भी आपको जल्दी डायग्नोस होता है तभी सर्जरी पॉसिबल है। हेड पेनक्रियास में जॉन्डिस हुआ, जल्दी समझ में आता है कि भी कुछ गड़बड़ है और उसमें सर्जरी पॉसिबल है। लेकिन कई बार ऐसा रहता है कि जॉन्डिस न हो और ट्यूमर बढ़ता रहे और फिर फैल जाता है, तभी सर्जरी पॉसिबल नहीं है और फिर कीमोथेरेपी रेडिएशन से थोड़ा खाली लाइफ एक्सटेंड होता है, कंट्रोल नहीं होता है। सो पेनक्रियास में सर्जरी पॉसिबल है तो दैट इज़ अ बेस्ट चांस, तभी जाके क्योर होता है उसमें। થોડી થોડી વાર એમ જવાનું એમ થયા જ કરે, એનું શું કારણ? એટલે પેશાબ ઘડી ઘડી થવાનું કારણ કે પ્રોસ્ટેટ બી હોય, એટલે સાદું પ્રોસ્ટેટ બી હોય કે પ્રોસ્ટેટમાં કેન્સર થાય એટલે જ ઘડી ઘડી પેશાબ થવાની જરૂર હોય એવું નથી હોતું। પ્રોસ્ટેટ મોટી થાય, અમુક ઉંમર પછી 45-50 વર્ષ પછી પ્રોસ્ટેટ આપણી મોટી થાય દરેક પુરુષોને। કોઈને 45-50 વર્ષે મોટી થાય, કોઈને મોટી થાય પણ બહુ ઓછી મોટી થાય ને 70-75 વર્ષે મોટી વધારે થાય ને તકલીફ કરે। એટલે પ્રોસ્ટેટ મોટી થાય એને કારણે જે પેશાબની થેલી હોય, નીચે પ્રોસ્ટેટ હોય અને પછી આગળ પેશાબ નીકળવાનો રસ્તો હોય। પ્રોસ્ટેટ જે મોટી થતી જાય એમ પેશાબ નીકળવાનો જે રસ્તો હોય એ સાંકડો થતો જાય। એને કારણે શું થાય કે તમારું પેશાબ છૂટથી નીકળે નહીં, એટલે તમારો પેશાબ થોડો જ થાય, બાકીનો અંદર ભરાયેલો રહે। પાછું થોડુંક ભરાય એટલે પાછું તમારે જવું પડે, પાછું થોડુંક ભરાય એટલે પાછું થોડું જવું પડે, કારણ કે પ્રોસ્ટેટ મોટી થાય ને પછી પેશાબના મસલ્સ બધા વીક થવા માંડે, એટલે એનાથી એટલું પ્રેશર નહીં અપાય કે
કે જે પેલો રસ્તો સાંકડો થાય એની અંદરથી એકી સાથે બધો પિશાબ નીકળી જાય, એટલે કમ્પ્લીટ ખાલી નહીં થાય, એટલે ભરાયેલો ને ભરાયેલો રહે, એટલે ઘડી ઘડી તમારે ઉઠવું પડે ને રાત્રે જવું પડે. અને ઘણીવાર પિશાબની થેલીની કેપેસિટી ઘટી જાય અમુક ઉંમર પછી. જે નોર્મલી એમ માનો કે 400-500 ml સુધી ભરાય ત્યાં સુધી તમને વાંધો નહીં આવવો જોઈએ, તમારે રોકી રાખવો હોય તો રોકી શકાય, પછી જરૂર પડે બાથરૂમ મળે ત્યારે જેને કરો. પણ અમુક ઉંમર પછી જેમ પિશાબની થેલીની કેપેસિટી ઘટવા માંડે એટલે 150-200 બી અંદરની ભેગો થાય ને આપણને તમને તરત સેન્સેશન આવે કે મારે પિશાબ જવું પડે. એ બીજું કારણ આ બી હોય નહીં, એટલે એને માટે ટ્રીટમેન્ટ કરાવવી પડે. જો પ્રોસ્ટેટ મોટું હોય, માનો કે રાત્રે તમારે ઘડી ઘડી ઉઠવું પડતું હોય, પિશાબ કરવું જતું હોય, તો પ્રોસ્ટેટની સર્જરી કરાવવાની. અને એ પ્રોસ્ટેટની સર્જરી તો દૂરબીનથી જ કરી નાખે, અંદરથી રસ્તો ખોલી કાઢે, એટલે તમારો પિશાબ છૂટથી નીકળવા માંડે. એટલે પછી રાત્રે ઘડી ઘડી ઉઠવું પડે, એના કરતાં કદાચ એકવાર માંડ ઉઠવું પડે અને તમારું લાઈફ શાંતિ થઈ જાય કે ભાઈ ઘડી ઘડી ઊંઘ બગડે નહીં તમારી. એટલે પ્રોસ્ટેટની કેન્સર બી હોય, વગર કેન્સરનું સાદું પ્રોસ્ટેટ બી હોય, એટલે બંનેની ટ્રીટમેન્ટ કમ્પ્લીટ જુદી છે. જો કેન્સર નહીં હોય તો દૂરબીનથી એ લોકો રસ્તો ઓપન કરી આપે, અથવા અમુક સોફ્ટ પ્રોસ્ટેટ હોય તો એ ટેબ્લેટથી બી તમારી શ્રિંક થઈ જાય ને પિશાબમાં પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. પણ પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર હોય તો એની ટ્રીટમેન્ટ આખી જુદી છે. એમાં અર્લી સ્ટેજમાં તમારે સર્જરી કરાવવી પડે, અને ખાસ કરીને જે 75 વર્ષથી નીચેની ઉંમર હોય તો સર્જરી કરીને આખી પ્રોસ્ટેટ કાઢવી પડે. એમાં દૂરબીનથી અંદર કોરી કાઢો તો, કારણ કે દૂરબીનથી જે છોલી કાઢો આજુબાજુનું રહે, ખાલી રસ્તો જ પોળો થાય. એ સાદા પ્રોસ્ટેટમાં થાય, કેન્સરમાં એવી રીતે નહીં કરી શકાય. કેન્સરમાં આખું નાખું પ્રોસ્ટેટ કાઢવું પડે, એટલે પિશાબની થેલી અને ઇન્દ્રિયનો પિશાબનો રસ્તો બે છૂટો પડે, પછી બેને ભેગા કરીને જોઈન્ટ કરવાનો હોય. એટલે એ સર્જરી કરાવવી જોઈએ. ખાસ કરીને જે લોકો 70-75 વર્ષથી નાની ઉંમર હોય એને સર્જરી જ કરાવવી જોઈએ. બીજો ઓપ્શન તમારે સર્જરી નહીં કરાવી તો રેડિયેશન લેવું પડે. પણ રેડિયેશન અમે યુઝ્યુઅલી 75 વર્ષથી વધારે ઉંમર હોય એને સલાહ આપીએ, કારણ કે જેમ ઉંમર વધે એમ આપણા સ્નાયુઓ થોડા વીક થાય, જ્ઞાનતંતુ બી નબળી પડે, એટલે પેલી સર્જરી પછી ઘણીવાર પિશાબ ટપકે અથવા કંટ્રોલ નહીં રહે, એ રિસ્ક વધારે હોય. એટલે 75-80 વર્ષ જો પછી પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર થાય તો રેડિયેશન થેરાપી એટલે કિરણની ટ્રીટમેન્ટથી અથવા હોર્મોન ટ્રીટમેન્ટથી કંટ્રોલ કરવું વધારે સારું. નાનું હોય કે હજુ બહુ મોટું નથી હોય તો શું કરવાનું? મોટું નહીં હોય ને ખાલી નાનું હોય તો દવાથી કંટ્રોલ થઈ જાય. એટલે પેલા યુરોલોજિસ્ટને તમારે મળવાનું, એ અમુક ટેબ્લેટ્સો આપે જેનાથી આખું શ્રિંક થઈ જાય અને રસ્તો ઓપન થઈ જાય, એટલે તમારો પિશાબ છૂટથી થવા માંડે. ના થાય, એ પ્રોસ્ટેટ કેન્સરનું નહીં હોય. સાદું હોય તો 80 વર્ષે બી ઓપરેશન થાય, કારણ કે એ સાદા પ્રોસ્ટેટમાં મોટું ઓપરેશન નથી હોતું, દૂરબીનથી ખાલી રસ્તો જ પોળો કરવાનો હોય છે. એટલે એ પોણો કલાકમાં એ સર્જરી થઈ જાય તો 80 વર્ષે બી થાય ને 85 વર્ષે બી થાય, એમાં પ્રોબ્લેમ નથી. પ્રોસ્ટેટનું કેન્સર હોય ત્યારે 80-85 પછી અમે બહુ સલાહ નહીં આપીએ. જે દરેક 80-85 અને દરેક 65-70 વાળા સરખા નથી હોતા. ઘણીવાર તમને 80 વર્ષવાળો પેલા 70 વર્ષવાળા કરતાં વધારે જુવાન હોય. એ તમારી ફિઝિકલ ફિટનેસ કેવી છે એના પર બી ડિપેન્ડ થયું. એટલે ખાલી એજ એક જ ઉંમર એક જ નંબર લઈને નહીં ચલાય આપણાથી. ઘણીવાર 70 વર્ષવાળા એટલા બી ખખડી ગયેલા હોય ને કે એને સર્જરી અમારાથી નહીં સલાહ અપાય ને રેડિયેશન માટે મોકલવા પડે. અમુક 80 વર્ષના બી અમે કેન્સર માટે ઓપરેટ કરી રહ્યા છે પ્રોસ્ટેટનું. પણ એ કેવા ટટ્ટાર હોય ને ફટફટ ચાલતા હોય ને એનું આખી એકદમ ફિઝિકલી ફિટ હોય 80 વર્ષવાળો, એવા બી 80 વર્ષવાળો હોય, એને સર્જરી કરાવી શકાય. ના, એટલે શરીરના ઢીલાસને કારણે પ્રોસ્ટેટ મોટું થાય કે પ્રોસ્ટેટની પ્રોબ્લેમ એવું નહીં હોય, બે વસ્તુ જુદી છે. પ્રોસ્ટેટ તો મોટું થાય જ દરેક ઉંમરમાં. એટલે પ્રોસ્ટેટનું તમારી કઈ સ્ટેજમાં છે, દવાથી કંટ્રોલ થાય એવું હોય, સાદું પ્રોસ્ટેટ હોય દવાથી કંટ્રોલ કરવાનું, નહીં થાય તો ઓપરેશન કરાવવાનું. આપણે પથરી વારંવાર થતી હોય તો એનાથી કોઈ કેન્સર થવાનો કોઈ ચાન્સીસ ખરા? પથરીને કારણે જો પિત્તાશયમાં પથરી હોય, જેને ગોલ બ્લેડર કહીએ આપણે, પિત્તાશયમાં પથરી હોય તો એમાં લોંગ ટર્મ કેન્સર ડેવલપના રિસ્ક પિત્તાશયમાં બહુ વધારે. એટલે જેને ગોલ બ્લેડર સર્જરી કહે ને આપણે, પિત્તાશયનું સર્જરી, તો એમાં સ્ટોન્સ વધારે હોય તો સર્જરી કરીને પિત્તાશય કઢાવી નાખવું. કારણ કે એમાં જો 10-12 વર્ષ પડી રહે પથરી તો એમાં પિત્તાશયમાં એટલે ગોલ બ્લેડરમાં કેન્સર થવાનો રિસ્ક બહુ વધારે. કિડનીમાં સ્ટોનને કારણે કેન્સર એમાં બી થઈ શકે. એટલે જે લોકોને મોટા સ્ટોન હોય અને વર્ષોથી પડી રહ્યા હોય તો એ અંદરની લાઇનિંગ ડેમેજ કરીને કિડનીનું કેન્સર કરી શકે. પણ કિડની કરતાં પિત્તાશયમાં વધારે રિસ્ક મોટું હોય છે.
એટલે એ તો સર્જરી કરાવી જ લેવાની, કારણ કે કિડનીના સ્ટોનમાં દર વખતે સર્જરી કરવાની જરૂર નથી હોતી. એ લોકો શોક વેવ આપે, લિથોટ્રિપ્સી જેને કહેવાય, એનાથી આખું ભૂક્કો થઈ જાય પથરીનો અને પીસામાં નીકળી જાય. અમુક સ્ટોન એવો હોય કે જે ભૂક્કો નહીં થાય તો એ લોકો પાછળથી નાનું દૂરબીન નાખે, હોલ કરી અને લેઝરથી તોડી કાઢે અને પછી એ પીસા માટે નીકળી જાય. એટલે પથરી રખાવાની તો નહીં જ, કિડની હોય કે પિત્તાશય હોય એ કઢાવી જ નાખવી પડે. जी सर, नमस्ते सर. सर अपने जैसे कैंसर है, जैसे बाहर के लोग बहुत सारा चीज़ खाते हैं, जो भी है जैसे गोलगप्पे है, पानी पूरी है, वो खाने में कोई नुकसान सर? सर गोलगप्पे पानी पूरी से कैंसर होगा ऐसा नहीं है, और कोई वो खा तो पानी पूरी से कैंसर होगा ऐसा नहीं है. सो बेसिकली अभी कैंसर का वन ऑफ द रिस्क बढ़ने का क्यों शुरू हुआ है, हर लोग को प्रोडक्शन बढ़ाना है. गाय का दूध बढ़ाने के लिए हार्मोन इंजेक्शन देते हैं, मुर्गियों का अंडे बढ़ाने के लिए वो मुर्गी को हार्मोन इंजेक्शन देते हैं, आपका फसल बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, और फॉस्फोरस रहता है, वो सब रहता है. सो उसमें जो अंदर जो आता है उसकी वजह से क्या हो रहा है वी डोंट नो. ऐसा प्रूवन तो है ही नहीं कि भाई ये इंसेक्टिसाइड या जो पेस्टिसाइड डाला वो अंदर नहीं जाएगा, जरा भी थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा. तो वन ऑफ द रीज़न इसके लिए अभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों शुरू किया कि भाई उसमें कुछ भी उसमें केमिकल नहीं डालने का, उसके बिना करो. सो वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि डाइट अपना चेंज हुआ इन लास्ट 20-30 ईयर्स, 20-25 साल में पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया. क्योंकि पिज़्ज़ा आया, पास्ता आया, वो सब में वो ग्लूटाल्डिहाइड करके जो सब मटेरियल आता है, वो दिस आर ऑल केमिकल्स विच आर इंजूरियस अल्टीमेटली. तो एक दो बार खाए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आप बार बार वही खाते रहेंगे तो डेफिनेट कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा ही अपना अन्न नली या हुजरी को.